गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, दीज आर लिविंग। ये कैसे होंगे? लिविंग सब सेलुलर, मतलब सेल के अंदर सेल लिविंग होगा और कैसा होगा? सब सेलुलर। सब सेलुलर का मतलब क्या? सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है, कोशिका। सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। और सेल के अंदर जो सेल पाया जाता है उसको सब सेलुलर बोलते हैं। तो लिविंग है, सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गन जो होता है वो लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर फंक्शन पूछे तो कहता है बायोसिंथेसिस, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये कुछ फंक्शन हैं जो सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है तो बोलोगे कि सेल के अंदर जो बायोसिंथेसिस होता है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लिविंग का फॉर्मेशन, एनर्जी का प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कहता है कि इनका जो ये फंक्शन है वो कंट्रोल कौन करता है? तो कहता है ये फंक्शन कंट्रोल करता है कौन? सेल ऑर्गन। और भी अगर लिखना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो मूवमेंट। सेल में जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन, ठीक है, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये किसके थ्रू परफॉर्म होंगे? सेल ऑर्गन्स के थ्रू। हमारे पास जो पहला सेल ऑर्गन जो हमको पढ़ना है वो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक सेल ऑर्गन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेल ऑर्गन क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गन जो होता है ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, मतलब ये भी एक लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा हमसे कहा क्या जाता है कि अगर इसके पोजीशन की बात की जाए, ठीक है, तो कहता है वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है या नेटवर्क होता है। वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है जिसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला है ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्यूब्यूल्स। सेकेंड सिस्टर्नी, और थर्ड वेसिकल्स। तीन चीजें हैं, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स। ये ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स ये तीनों माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क हैं जो मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है तो कहता है इंडोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इंडोप्लाज्म में
हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। दूसरा हमसे कहता है क्या है कि अगर हम इनके प्रेजेंस की बात कर लें, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंस की बात कर लें, एक एक पॉइंट समझते चलिए। सबसे पहले मैंने क्या आपसे बोला कि एक वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क क्यों बोला गया? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है या जो प्रेजेंस इसकी हमको सेल के अंदर दिखती है वो बहुत छोटी दिखती है। तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा स्कोप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसमें कई सारे स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क क्यों बोला? क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर इसमें हैं। ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, सिस्टर्नी भी प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको नेटवर्क बोला गया। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो कहता है साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कहता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और आरबीसी ऑफ मैमल्स, प्रोकैरियोट्स एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मेडिकल वगैरह तक ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोकैरियोट में और हमारे मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता, ठीक है, इसको नोट कर डालिए। दूसरा कहता है इट इज ए ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर। ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर का मतलब 3 लेयर का मिल करके बना होता है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर होती है, साथ में क्या होता है? प्रोटीन। 3 लेयर मिल करके, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 लेयर होते हैं। लिपिड की 2 लेयर होती है, बाई का मतलब 2, और प्रोटीन की 1 लेयर होती है। तो लिपिड की 2 और प्रोटीन की 1 लेयर मिल करके ये 3 लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, नोट कर डालिए। अच्छा, ये तो था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रेजेंस के बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ, क्या मैंने इसमें बोला? ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस के बेसिस पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको लिखते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हमसे पूछा जाए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो सबसे पहली चीज हम प्रेजेंस की बात कर ले। स्मूथ में कहता है राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, यहां पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस, राइबोसोम्स प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंट होगा और यहां पर क्या था? अब्सेंट होगा। राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर नहीं पाया जाएगा तो उसका अपीयरेंस स्मूथ आता है, और अगर पाया जाएगा तो उसका अपीयरेंस रफ आएगा। दूसरा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहां पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है।
ठीक है। और हमको पता है राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, कि अगर राइबोसोम नहीं होगा तो स्मूथ बोलोगे, राइबोसोम होगा तो रफ बोलोगे। ठीक है, स्मूथ का काम क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस, और रफ का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस इसमें आता है, ठीक है, कहता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें प्लाज्मा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, फैट सेल पाया जाता है। यहां पर क्या होता है, एडिपोसाइट्स सेल्स, जिसको फैट सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैट सेल बोलते हैं, यहां पर प्रेजेंट होता है। और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा सेल, जो कि एंटीबॉडी फॉर्म करता है। एंटीबॉडी फॉर्म, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दो अलग अलग सेल पाए जाते हैं, स्मूथ में एडिपोसाइट सेल पाया जाता है जिसको फैट सेल बुलाया जाता है, और रफ में प्लाज्मा सेल पाया जाता है जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये तो हमने राइबोसोम के बेसिस पर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी मैंने बात की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जानते हो इसका जो नाम पड़ा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इसी वजह से पड़ा। एंडोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में पाया था। रेटिकुलम क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि वे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब अगर हमसे फंक्शन की बात की जाता है तो पहला बात हमसे कहता है इट वर्क एज सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर सेल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। दूसरा, इट वर्क एज साइटोस्केलेटन। सेल की जो हड्डी होती है, सेल का जो स्केलेटन होता है, ठीक है ना, वो कौन होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। दूसरा इसके साथ साथ कहता है क्या है, आफ्टर द डैमेजिंग of nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। आफ्टर द डैमेजिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे आर रीफॉर्म का मतलब दोबारा से फॉर्म होता है बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि सेल के न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाती है, या हमसे बोला जाता है कि सेल डिवीजन के दौरान डैमेज होने के बाद या सेल डिवीजन के दौरान जो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है। दूसरा हमसे क्या कहता है कि लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस तो ये कर ही रहा है, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इसका एक एडिशनल वर्क हो गया। तो सेल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है, सेल का स्केलेटन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान, प्रोटीन की, लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, इनकी सिंथेसिस करता है। नोट कर डालिए इसको।
नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो होगा आपका राइबोसोम। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। देखिए, सेकेंड जो सेल ऑर्गन है वो क्या है? वो है आपका राइबोसोम्स। हमसे कहता क्या है कि राइबोसोम जो होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, पहली चीज। दूसरा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S, S जो होता है वो राइबोसोम की यूनिट है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S टाइप राइबोसोम्स। इसको हम फर्दर दो यूनिट में डिवाइड करते हैं। 70S को जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 50S। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 50S और प्लस 30S, 50 और 30, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे नहीं आप, ये टर्म दिया गया है 50 और 30, ये टर्म है राइबोसोम की बड़ी और छोटी यूनिट की। मतलब अगर हमारे पास कहा जाए कि हमारे पास ये राइबोसोम है और इसको हम तोड़ दें दो पार्ट में, तो हमको दो यूनिट मिलती है, बड़ी और छोटी। बड़ी 50, छोटी 30, ये नाम दिया गया है। जोड़ते नहीं है इसको कि आप जोड़ने लगो 50 30 80 हो गया। और 80S राइबोसोम जो होता है ये बड़ी यूनिट को बोलते हैं 60S, ठीक है। प्लस छोटी यूनिट को बोलते क्या हैं? छोटी यूनिट को हम बोलते हैं 40S। अब इसको जोड़ो तो 100S आएगा, तो जोड़ते नहीं हैं। ये टर्म दिया गया है कि बड़ी यूनिट, इसमें दो यूनिट होती है 80S में, बड़ा 60S और छोटा 40S। यहीं पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने बोला प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S, लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जो सेल ऑर्गनल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है 70S टाइप। भले ही ये एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भले ही यूकैरियोट में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसके पास 70S होता है, और यूकैरियोट के पास क्या होगा? 80S। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। लेकिन इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर तुम्हारा राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा? 70S। ये चीज याद रखिएगा, सेल के अंदर 80S, और उस 80S सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, खास करके ये दो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप। दूसरा, अगर हमसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो कहोगे राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो कहोगे राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गन की, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अभी आज हमने 2 सेल स्ट्रक्चर पढ़े, एक पढ़ा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा राइबोसोम। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गन जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। थैंक यू।